अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, चंडीगढ़ में चुनाव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, पंजाब में होते हैं, केरल में होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, यूपी में होते हैं, बिहार में होते हैं, कहीं भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है हमारी। 2029 के बाद जो भी इलेक्शन होंगे 2034 के बीच में, वो 2034 तक के लिए ही होंगे। रिमेनिंग अगर 2029 से 34 तक है इट्स ऑल राइट, अगर 2030 में होते हैं तो 4 साल के लिए होंगे। अगर ये इतना अच्छा कानून है तो इसको धीरे धीरे लागू कर दिया जाएगा, लोग भी समझेंगे, लोग भी साथ में जुड़ेंगे। जो ये गिराने की प्रथा थी ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो अब नहीं है। गिराने की प्रथा पहले बहुत थी। अगर कोई एक मिनिस्टर भी खुश नहीं हुआ ना किसी स्टेट में सेंटर का, और दूसरी सरकार है वो अगले दिन गिरा दी जाती थी, उसके लिए स्कोप नहीं बचेगी। सरकार ऑटोमेटिकली खुद नहीं गिरती जब तक सेंटर की इंटरफेरेंस से उसको गिराया नहीं जाता, ये बहुत कम चांस होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग विजडम. In this episode, we will discuss a very important topic, which is one nation, one election. A topic which can redefine the structure of our democracy, which is one nation, one election. So, इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज है श्री लेखराज शर्मा जी, जिनका 30 इयर्स का लीगल बैकग्राउंड है एंड हु इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस दिस टॉपिक बिकॉज ही हैज़ ओवरऑल नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक socially, politically and legally. So we will discuss in detail about all the pros and benefits about this particular topic, which is one nation one election. So आइए सुनते हैं उन्हीं से. हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. वी विल टॉक अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि हमारे देश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अभी तक टॉपिक है. सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अस एंड टू टेल अस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो आज हम आपसे जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे एक डेमोक्रेसी को एक नया दिशा दे सकता है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जो भी हमारी इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहे हैं, एंड हाउ कैन वी गो फॉरवर्ड विद दिस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो यहाँ पे आने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू. तो सर, आप एक बार बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन, जो बहुत ही एक सिंपल भाषा में जिसमें लोगों को समझ आ सके कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. थैंक यू दुर्गा जी. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक के डिस्कशन के लिए मेरे को चूज़ किया. बीइंग लॉयर, सो आई हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ दैट. तो जितनी भी हो सकती मैं कोशिश करूँगा कि इसकी बैकग्राउंड और इसका जो प्रेजेंट और इसका बेस्ट फ्यूचर के बारे में बताने की. जैसा कि आपने कहा है अभी कि इसके जो फ़ायदे और नुकसान जो हैं वो भी डिस्कस करें. सबसे पहले तो मैं आपका जो है ना धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका नाम ही दुर्गा शक्ति से शुरू होता है. तो मैं अच्छे इंसानों के बीच में बैठा हूँ तो अच्छा ही डिस्कशन होगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही निकलेगा और टॉपिक भी अच्छा है. तो मुद्दे पर वापस आते हैं. जो वन नेशन वन इलेक्शन है, एक राष्ट्र एक चुनाव. सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें चुनाव की आवश्यकता होती क्यों है. जैसे हमारा अपना एक परिवार है, उसमें किसी भी एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाता है ताकि वो सभी जितने भी वहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं, जो उनके काम हैं, जो उनकी और ड्यूटीज़ हैं, उन सभी को डिफ़ाइन कर सके, उन सभी के वेलफेयर के लिए काम कर सके. इसको जब हमारी फैमिली एक्सपेंड हो जाती है तो सोसाइटी हो जाती है, फिर ऐसे ही कॉलोनी होती है, फिर ऐसे ही आगे चल के एक देश होता है. और देश को चलाने के लिए हमें एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है. पहले हम, आपको पता, 1947 तक हम गुलाम थे. हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो दादा या उनके परदादा या उससे भी पहले थे, उन्होंने सैकड़ों सालों तक बलिदान दिए, संघर्ष किया है. और एक बहुत अच्छा शब्द जो हम आज की डेट में जिसको हम भूल गए हैं, आज़ादी का इजाद किया, आज़ादी लेकर आए, देश आज़ाद हुआ. देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद देश को चलाने के लिए भी एक व्यवस्था होती है. राजा का चुनाव होना चाहिए कि एक पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए. तो हमने चुना पब्लिक सर्वेंट. हमने प्रजा को राजा बना दिया कि आप चुनें, तुम्हारा जो है ना सेवक कौन होना चाहिए, किस आदमी को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.
इस व्यवस्था को हम प्रजातंत्र कहते हैं। इसकी व्यवस्था एक भारत के संविधान में दी गई है। भारत के संविधान में बहुत विद्वान लोग थे, एक जो कमेटी के लोग थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में भ्रमण किया, स्टडी किया सभी के, कि वहाँ पाकिस्तान तो हमारा नहीं था, कि जैसे अमेरिका है, कनाडा है, चाइना है, रसिया है और बाकी वर्ल्ड के और जहाँ जहाँ पे जो जो व्यवस्थाएं थी उन सबको स्टडी किया। और उन्होंने पाया कि जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, दैट इज़ द बेस्ट वे टू चूज़ द गवर्नमेंट। वो ऑटोक्रेसी पे नहीं गए, वो राजतंत्र पर नहीं गए, उन्होंने प्रजातंत्र के जो है ना मार्ग को, अच्छा मार्ग चुना और उसको हमने संविधान में निहित किया। और इस संविधान के जो जनक माने जाते हैं, जो इस कमेटी के चेयरमैन भी थे, भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने बेसिकली उस संविधान के निर्माता भी माने जाते हैं। बहुत लिटरेट आदमी थे, एजुकेटेड आदमी थे, लॉ की उनको नॉलेज थी। मेन काम उन्होंने ही किया जो दूसरे देशों के संविधानों को पढ़ने का, वहाँ के सिस्टम को जानने का। और उन्होंने इस देश को एक संविधान दिया और संविधान में सरकार बनाने का अधिकार दिया और सरकार प्रजातंत्र के द्वारा बनाने का अधिकार दिया। और उसमें ये कहीं भी नहीं था कि स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चुनाव अलग अलग होंगे। 1967 तक ये व्यवस्था चली, एक ही बार इलेक्शन होते थे और उसके फ़ायदे थे, उसका कोई नुकसान नहीं था। आज जो हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसी क्या हो सकता है अनपढ़ी के 67 के बाद अब सीधा हम 2025 में हमें उस व्यवस्था में लाभ दिखाई दे रहा है और जो ये अलग अलग चुनाव होते हैं इसमें नुकसान दिखाई दे रहा है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। 67 के बाद क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय पावर में थी, उनको लगा कि अब सत्ता हाथ से चली जाएगी, तो उन्होंने एक सिस्टम का ईजाद किया कि चुनाव हम अलग अलग कराएंगे। ये एक कारण रहा, ये एक इकलौता कारण नहीं था अलग अलग चुनाव कराने का। एक और कारण था, नवे राज्यों का जो है जन्म हुआ, नवे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। वो ऐसे समय पर हुआ जब सरकारें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो वहाँ पे तो चुनाव तुरंत कराने थे। तो ये 2-3 और भी कुछ वजह रही हैं जिनको हम आज यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पॉजिटिव वे में बात करेंगे, किसी के हम नेगेटिव में बात नहीं करते। हमने लोगों को ये समझाना है कि ये क्यों ज़रूरी है। ये तभी समझा पाएंगे जब हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे। तो चलो, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, चलता रहा सिस्टम। 1984 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत पैसे की बर्बादी हो रही है, समय की बर्बादी हो रही है, मैन पावर जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। सरकार को कहा कि आप इस पर कुछ काम करिए, ये आप जो है इसको बेसिकली एक राष्ट्र में एक चुनाव का आप देखिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ये पॉसिबल होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। 1983 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जी ये तो बहुत वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, रिपीटेडली गवर्नमेंट को डिसमेंटल किया जा रहा है, 1 साल के बाद सरकार तोड़ दी जाती है, 2 साल के बाद सरकार तोड़ी जाती है। ये बार बार इलेक्शन कराना देश हित में नहीं है। ये आम आदमी के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये इलेक्शन पे वेस्ट हो रहे हैं। आप कोई ऐसा काम करिए, इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन कराइए, जैसे 1967 तक पहले होते रहे। 1984 में इस मुद्दे को बीजेपी ने रिकग्नाइज़ किया कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और उन्होंने इसको मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर लिया। इसके ऊपर एक कमीशन भी बैठाया गया, कमीशन की रिपोर्ट मांगेगी। कमीशन में बड़े लर्नड आदमी होते हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। उन्होंने इसके बहुत सारे फ़ायदे गिनवाए, नुकसान कोई भी नहीं था। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि जिसको जितना जल्दी हो सकता है उतना लागू करें। उसके बावजूद इसके ऊपर डिस्कशन चलती रही और फाइनली इस मुद्दे को बीजेपी, जो दैट वाज लेड बाय एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत वेस्टेज ऑफ मनी होती है, मैन पावर की वेस्टेज होती है, ऐसे तो देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। उन्होंने इसको अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। और इसको आज की एक बात से ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है बीजेपी का। पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये देश हित का मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर आदमी को अफेक्ट करता है।
एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 5 साल की सरकार में 3 साल तक लगातार चुनाव चलते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ। अब 5 साल की चुनाव में अगर 3 साल आप भाई वन रीजन और अनदर, आपकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है, अगर बिहार में चुनाव होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, चंडीगढ़ में चुनाव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, पंजाब में होते हैं, केरल में होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, यूपी में होते हैं, बिहार में होते हैं, कहीं भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है हमारी। फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अलग हो सकती हैं, कोई किसी दूसरी पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। फिर उस स्टेट में जो है ना जितने डेवलपमेंट के वर्क हैं वो रोक दिए जाते हैं सारे, जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं। सो उन्होंने इसको अपने पॉलिटिकल जो मैनिफेस्टो में था उसको इंक्लूड कर लिया। चलो ये एक पॉलिटिकल मैटर होगा, इसका लीगल मैटर मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर फिर से एक कमेटी बनी, उन्होंने भी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो देश हित में है, जनहित में है, इसका तो राजनीति से क्या लेना देना है अगर कोई मुद्दा जनहित का। तो अभी 2023 में इस बीजेपी गवर्नमेंट ने एक फिर से कमेटी बनाई, दैट इज़ हेडेड बाई हमारे जो पूर्व माननीय श्री कोविंद जी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी सुपरविजन में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी जिन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स को एग्ज़ामिन किया, उन्होंने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को एग्ज़ामिन किया, उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग में जो मीट हुई थी, जो उसकी आउटकम थी, उसको एग्ज़ामिन किया, सभी लोगों से सजेशंस मंगाए, हज़ारों सजेशंस आए, जिनमें से मोर देन 80% वर सपोर्टिंग द वन नेशन वन इलेक्शन। और उन्होंने जो है ना ये रिकमेंड किया कि नहीं, ये इलेक्शन तो एक ही डेट पर, निर्धारित डेट पर होना चाहिए। वो रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी मेरे ख्याल पार्लियामेंट में, और जो वो बिल भी था, जो इस पे जो 1-2 बिल बने हैं, वो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दिए फॉर फर्दर डिस्कशन, ताकि लोगों को ये ना लगे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नाम जो बीजेपी का कहते हैं कि बीजेपी ने इसको जल्दबाजी में कर अपना कोई पॉलिटिकल फ़ायदा देखने की वजह से इसको जल्दबाजी में अडोप्ट कर लिया। उन्होंने इसको इसलिए अब लोगों के पास डिस्कशन के लिए भेज दी ताकि लोग इसको अंडरस्टैंड करें जी। ये इसकी बैकग्राउंड होगी अभी तक। अब इसका फ़ायदे नुकसान की हम बात कर लेते हैं। ये अभी तक हमने डिस्कशन करी है, उससे ये हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट ने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पीपल एंड टू सेव द मनी ऑफ टैक्स पेयर, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सोचा फॉर द वेलफेयर ऑफ अस ओनली, जो लोग वो टैक्स पेयर हैं, जो वोटर्स हैं, क्योंकि इस ऑब्वियसली एवरी ईयर इलेक्शंस में करोड़ ऑफ रुपीस खर्च होते हैं, जितनी बार हम करेंगे उतना ज़्यादा खर्च होगा। सो सेविंग मनी ऑफ टैक्स पेयर इज़ वन एस्पेक्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इवन सेविंग द रिसोर्सेज, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी बार भी अपनी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो सेंट्रल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटीज़ लगती हैं इसको मैनेज करने में, या जो भी प्रोसेस है उसको ईजी करने में, हेल्प करने में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समबडी इज़ अ टीचर, तो उनकी इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगती हैं, तो जो उनका मेन काम है बच्चों को पढ़ाना, तो उनका फोकस वहाँ से हट के इलेक्शंस में लग जाता है। अब ये जितनी बार होगा उतनी बार गवर्नमेंट ड्यूटीज़ को डेलीगेट करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी ड्यूटी लगाती है, तो जो उनकी प्राइमरी जो उनके गोल्स या ड्यूटीज़ हैं उन पे भी एक तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम सेविंग मनी ऑफ टैक्स पेयर, दिस इज़ ऑल्सो अनदर थिंग है ना जो है। सो दीज आर सम प्रोज। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और हम पहले प्रोज, इसके फ़ायदे देख लेते हैं क्या क्या है, एंड देन वी विल गो टू व्हाट पीपल थिंक, जो उनको कन्फ्यूजन्स है कि इसके वाई दे डोंट वांट दिस। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों चीज़ों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सेविंग मनी ऑफ टैक्स पेयर एंड रिसोर्सेज ऑफ आवर गवर्नमेंट और नेशन, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स और प्रोज ऑफ दिस स्कीम वन नेशन वन इलेक्शन? देखो, मैं आपको पूरी बात का डिटेल में आंसर करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका नुकसान तो कोई नहीं है जी। इसका कोई लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है जी। कुछ संविधान में जो है ना संशोधन करने पड़ेंगे, वो सरकार के पास पावर होती है कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए किस एक्सटेंट तक संशोधन कर सकते हैं
वो ऑलरेडी संविधान में ही प्रोविज़न है और उसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती में गाइडलाइन बनाई हुई, उससे बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं और कोई जा भी नहीं सकता। उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है ना छोटी मोटी जो अमेंडमेंट होनी है वो सरकार ने ऑलरेडी, जो कमीशन है, माननीय पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो कोविंद जी हैं, उन्होंने पहले ही सजेस्ट किया है कि ये 2 अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। और मैं आपको शुरू करता हूँ, जो आपने टीचर वाला एक एग्जांपल दिया है, ये सारी बातें ना उस रिपोर्ट्स में कंसीडर हुई हैं जी। जो सजेशंस आए थे उन सभी में, सजेशंस में मेन यही था कि बेसिकली होता क्या है कि इलेक्शन कराने के लिए आपको वोटर लिस्ट चाहिए होती है जी। वोटर लिस्ट आपको 5 साल में एक बने या 5 साल में 5 वोटर लिस्ट बने, 2 मुद्दे हैं। जी। आज की डेट में तो 2-3 बनती हैं। किस किस के चुनाव होते हैं? चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के, जिनको हम एमपीज़ बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एमएलएज होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, विलेज पंचायत। तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया है कि अगर एक ही वोटर लिस्ट बने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, एक नेशनल लेवल पर वोटर लिस्ट बने विद द एड ऑफ द स्टेट्स को एक्सक्लूड नहीं किया गया, किया भी नहीं जा सकता। अगर एक वोटर लिस्ट होगी तो उसमें रिपीटेडली किसी की ज़रूरत 5 साल तक पड़ेगी नहीं। 5 साल में एक वोटर लिस्ट बनी, 5 साल में एक चुनाव हुआ, तो क्या हुआ, टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए अवेलेबल होगा, पुलिस स्टेशन में केस सुनने के लिए अवेलेबल होगी, मिनिस्टर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए अपने ऑफिस में अवेलेबल होगा, आईएएस ऑफिसर हेडक्वार्टर पर अवेलेबल होगा, और जो भी लोग इलेक्शन से जुड़े होते हैं वो सभी अवेलेबल होंगे। एक सशक्त सरकार होगी विच विल बी इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। उसको 5 साल तक ये तो कोई दिक्कत नहीं कि हम 5 साल कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसलिए वो ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो पब्लिक के हक में हो, न कि पब्लिक के किसी सेगमेंट के हक में हो। जो फ्री बीज है ना, फ्री बीज, तेल कर देंगे फ्री, पानी कर देंगे फ्री, ये कर देंगे फ्री, वो कर देंगे फ्री, उन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, पैसा बचेगा। इलेक्शन स्टाफ को बार बार ड्यूटी पे नहीं लगाना पड़ेगा तो पैसा बचेगा। टीचिंग स्टाफ को बार बार वोटर लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी तो पैसा बनेगा। बार बार लोगों के जो है ना पुलिस फोर्सेज इलेक्शन में लगेगी, बार बार लगेगी, तो क्या होगा, पैसा वेस्ट होगा। नहीं लगेगी तो पैसा बचेगा। हमें सीआरपीएफ डिप्लॉय करनी पड़ती है, हमें कई फोर्सेज डिप्लॉय करनी पड़ती है। अगर ये 5 साल में जगह जगह ना जाने की बजाय एक पूरा 5 साल का जो इलेक्शन है वो हम 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ही पूरे 5 साल के लिए करा दे तो कितनी अच्छी बात है। कितनी पैसे की बचत होगी, कितनी मैन पावर की बचत होगी। और उससे क्या होगा कि ये जो सारा पैसा है ये देश के डेवलपमेंट में काम आएगा। एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से भारत की जो जीडीपी है, जो कि स्केल होता है किसी देश की तरक्की नापने का, उसमें 1.5 का इजाफा होगा। और ये इतनी बड़ी रेशो है कि कई देश इसको कई साल तक अचीव नहीं कर पाते, जो हम सिर्फ एक बार 1 नेशन 1 इलेक्शन के कराने से अचीव कर लेंगे। और ये ऐसे नहीं है कि ये अभी इंडिया में लागू नहीं है, अभी भी 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें से 1-2 तो मेरे याद भी है, अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं जी। और लोग अपनी अपनी मर्जी की सरकारें चुनते हैं, सेंटर में कोई और, स्टेट में कोई और। एक्चुअली होता क्या, मुद्दे अलग अलग होते हैं। सेंटर में नेशनल इश्यूज़ होते हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, स्टेट में रीजनल मुद्दे होते हैं लोकल इम्पोर्टेंस के। तो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। सरकार तो ऐसे नहीं कि इंडिया में अभी नहीं, इंडिया में हो रहा, और ऐसे नहीं कि खाली इंडिया के कुछ स्टेट्स में हो रहा, वर्ल्ड में यूएसए जैसे जो है ना, जर्मनी जैसे देश हैं जहाँ पर ये प्रथा चल रही है, जहाँ पर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। और वो देखो कहाँ पहुँचे, जापान कहाँ पहुँचा हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि वहाँ पर स्पीड जो है ना डेवलपमेंट कितनी है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती। तो इसका कोई नुकसान है नहीं, इसके फायदे। आपने इलेक्शन कराना है ना, तो आप रोज़ क्यों कराते हो, आप 5 साल में एक दिन क्यों नहीं कराते। हमारे बच्चों को अगर एजुकेशन चाहिए तो टीचर उनको अवेलेबल होना चाहिए ना। अगर हमारे कोई कंप्लेंट है पुलिस के पास तो हम पुलिस स्टेशन में पुलिस अवेलेबल होनी चाहिए ना। वो इलेक्शन ड्यूटी पे बार बार क्यों जाए। अगर हमने सिस्टम बनाया है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू क्यों नहीं चाहिए हमें।
जी हम ऐसे प्रेशराइज क्यों करें कि आज हमने पूरा जोर लगा दिया पंजाब के इलेक्शन जीतने में, फिर हमने हरियाणा के इलेक्शन में पूरा जोर लगा। ऐसा सफोकेशन को ख़त्म करने के लिए ही ये रिकमेंडेशन है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसमें क्या करना पड़ता है, हमें फ्री बीज देना पड़ता है लोगों को। उसमें 5 साल में आपको अगर आप पूरा ख़त्म नहीं कर सकते तो उसे कंसिडरेबली मिनिमाइज कर सकते हो। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। जी तो ये चीज़ें हैं, ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए अभी जो है ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीट हुई थी, उसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, यहाँ पर 2 नेशनल पार्टी आज की डेट में कांग्रेस और बीजेपी, जी बाकी सब रीजनल पार्टीज़ हैं। बट बारिंग फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज़, मैक्सिमम बारिंग फ्यू रीजनल पार्टीज़, मैक्सिमम पार्टी हैव सपोर्टेड द वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इसमें कोई उनके पास मुद्दा है नहीं बनाने के लिए, और उसमें देश की डेवलपमेंट होती है। पर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर कोई कहे कि खाली अपने ही उसके लिए काम करती, नहीं, ऐसे नहीं। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके कुछ लोग हो सकते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट में काम करें, बट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स, दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, एंड दैट इज़ वाई दे हैव सपोर्टेड वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो इसमें क्या है कि लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। हाँ, कुछ एप्रीहेंशंस हैं यस कि जी जो है ना, मैं आपको बात करने से पहले मैं आपका पूरा सवाल समझ चुका हूँ। लोगों को कुछ एप्रीहेंशंस हैं कि फेडरलिज्म को जो है ना, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर, वो डेमोलिश हो जाएगा, जी रीजनल पार्टी ख़त्म हो जाएंगी, लोकल मुद्दे दब जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 5 स्टेट्स में ऑलरेडी इलेक्शन हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, वहाँ पे तो कोई फेडरलिज्म ख़त्म नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो लीगल इम्पेडिमेंट। रादर लीगल इम्पेडिमेंट है सेपरेट इलेक्शन कराने का। संविधान की प्रोविजंस को टेम्पर भी किया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। लोगों में बेसिकली पैसे का लालच देकर, पोस्ट का लालच देकर, कास्टिज़म का मुद्दे को उछाल करके कई चीज़ों के ऊपर जो है ना, इस सेपरेट इलेक्शन का फ़ायदा लिया गया है, जो कि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन में जाते हैं वो ख़त्म नहीं हुआ तो मिनिमाइज हो जाएगा। ये उनको एक एप्रीहेंशन हो सकती है। पंजाब में पानी का मुद्दा है, अगर दोनों इलेक्शन इकट्ठे होते हैं तो क्या पंजाब पानी के मुद्दे को भूल जाएगा? नहीं। सेंटर में इंटरनेशनल मुद्दा है, बॉर्डर स्टेट है, क्या वहाँ के लोग उस मुद्दे को भूल जाएंगे कि ये इंटरनेशनल स्टेट है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, वोटर्स एक्चुअली इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उनको पता है कि हमने किस मुद्दे पर कहाँ किसको वोट देनी है। एक पेपर के ऊपर आप देखो, अभी जो ये बेसिकली उन्होंने रिकमेंड किया कि इनिशियली इसको एमपी और एमएलए का ही जो है ना ये स्टार्ट किया जाए, तो एक पेपर के ऊपर 2 होंगे, स्टेट का चुनाव और एमपी का चुनाव। उनके मुद्दे अलग होंगे। रादर रीजनल पार्टीज़ के लिए तो अच्छा हो जाएगा कि वो अपने स्टेट में फोकस करेंगे, नेशनल पार्टी को तो पूरी इंडिया में फोकस करना है। दे विल बी गेटिंग मोर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस, बट वो अपोज करना है तो करना है। तो लीगल तो इसमें कोई बात लगती नहीं। फेडरलिज्म को कोई ना तो कोई लीगल इम्पेडिमेंट है, ना कोई डेंजर है, ना कोई एप्रीहेंशन है। हाँ, ओपोजिशन के लिए इट कैन बी ए गुड मुद्दा, लेकिन इसीलिए इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसीलिए सरकार चाहती है कि पहले लोगों को एजुकेट किया जाए, लोग इसको समझे, एक आवाज़ उठे। और आज का जो आपका प्रयास है ये उस दिशा में एक बड़ा सराहनीय कार्य है। उसके लिए मैं दुर्गा जी आपको फिर धन्यवाद दूँगा। थैंक यू। तो सर, जैसे ये तो आपने अच्छे से बता दिया, बट इसमें एक और वो लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम कि जैसे अभी स्टेट और सेंटर के अगर इलेक्शंस सेम होते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि जब ये इलेक्शंस का प्रचार होता है तो कुछ फंड्स एलोकेट होते हैं। तो दे से दैट रीजनल पार्टीज़ और जो स्मॉल पार्टीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे नहीं है उनको कम फंडिंग है, तो एट दैट टाइम क्योंकि नेशनल पार्टीज़ दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ बजट ऑन इलेक्शंस एट दैट टाइम, तो दे फियर दैट कि हमारे जो भी इसमें इलेक्शन के टाइम प्रचार का काम है वो ओवर शेडो हो जाएगा विद द सेंट्रल इलेक्शन का प्रचार। तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, मेरा इस पे बड़ा अच्छा एक जवाब है कि जो ऐसी बातें करते हैं
दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लीगल पोजिशन. लीगल पोजिशन इज दिस के एमपी के कैंडिडेट को जब एक चुनाव होता है, एमएलए के कैंडिडेट का जब चुनाव होता है, तो एक इलेक्शन कमीशन नाम की एक संस्था है, वो पैसे एलोकेट करती है, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते. तो वो कौन से फंड को कहाँ खर्च करना चाहते हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही. किस फंड की बात कर रहे हैं वो? इलीगल फंड की बात कर रहे हैं क्या? उसी के ऊपर तो लगाम लगाना है जी. ये उस दिशा में भी एक प्रयास है. जो इन बातों को करते हैं उनको तो ये तो पता होना चाहिए भाई किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम, क्यों इलीगल बातें कर रहे हो. ये रैशनल नहीं है, ये इलीगल है, ये प्योरली अनलॉफुल है. जब आपको एक बजट आपने 10 पैसे एक इलेक्शन पे खर्च करने, तो इलेक्शन साइमल्टेनियस हो या सेपरेट हो, आप ये बात कैसे कर सकते हैं? आप कहाँ से किसको जो है ना आप ये कहाँ से पैसा लाना चाहते हो? फ़ौरन से इन्वेस्ट करना चाहते हो? इलेक्शन इन्वेस्टमेंट की चीज़ नहीं है. इलेक्शन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि मेरी सरकार आ जाए, तो आप देश सेवा क्या करेंगे? यही चीज़ें तो रोकनी है. ये कुछ चीज़ें सामने दिखाई देती हैं वो फ़ायदे, लेकिन जो नहीं दिखाई देते फ़ायदे, ये एक है. लोग खुद बता रहे हैं जी. कि जी हमने तो बहुत पैसे खर्चने थे, हम कैसे खर्चे, हम सेंटर में लड़े, और इसका उनको ये एक फ़ायदा दिखाई नहीं देता छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को. उसका ये है, मैं एक डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ एक स्टेट में. ओके. लेट अस नोट एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, लेट्स हम किसी और स्टेट के ले लेते कोई हैं. भी. हाँ. एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, मेरा ही परिवार एमएलए के चुनाव लड़ेगा. फिर 6 महीने के बाद आ जाएंगे, मेरा ही परिवार एमपी के चुनाव लड़ेगा. फिर मेयर भी मेरा ही परिवार लड़ेगा. अरे जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, लोग कहेंगे पागल हो गया भाई, क्या कर रहे हो, सब कुछ तुम्हें चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे. उनको ये एप्रीहेंशन है. ओके. सत्ता जिनके लिए बनी है संविधान में, आम आदमी के लिए, उनके हाथों में जाती दिखाई दे रही है. इसलिए उनको फेडरलिज्म पे जो है ना खतरा दिखाई दे रहा. ये फेडरलिज्म पे खतरा तो है ही नहीं, ये तो बेसिकली उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है. संविधान की प्रोविजंस को अच्छी तरीके से लागू करना, तो फेडरलिज्म पे खतरा कैसे हो सकता है? तो उनकी और क्या एप्रीहेंशंस हो सकती है नहीं. इसमें एक एस्पेक्ट ऐसी भी देखी जा सकती है कि अगर वो कहते हैं कि इट्स अ थ्रेट टू फेडरलिज्म, तो आर दे अज्यूमिंग कि फॉरएवर अकॉर्डिंग टू देम whatever party is in the center government that will get upper edge, है ना. तो जब उनकी पार्टी सेंटर में आएगी तो इन दैट केस सिनेरियो दे विल गेट अपर एज. ऐसा नहीं होता. एप्रीहेंशंस के बेस पर देश नहीं चलता है. हाँ. ये उनकी एप्रीहेंशंस है. चुनाव में जब सभी कैंडिडेट्स जाते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी जाती है, अपने अपने मुद्दों के साथ जाती है. जी. अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों की निगाहों में अच्छा कार्य कर रही तो उसको सीटें क्यों नहीं मिली. सो दीज आर ऑल अनफाउंडेड एप्रीहेंशंस. है नहीं उनके पास कोई ऐसा मुद्दा जिससे वो लीगली इस मुद्दे को रोक सकें. और अब बात करते हैं जहाँ तक कि आम आदमी को ये कैसे अफेक्ट करता है. आम आदमी को अफेक्ट करता है जब आप सरकार अरबों रुपये लगाती है, तो सरकार का पैसा तो होता नहीं, वो तो गरीब बकुआ टैक्स पेयर का, इधर का उधर का, ये सब पैसा होता है. ये बचेगा, ये जाएगा कहाँ? पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, देश के डेवलपमेंट में लगेगा. उसका फ़ायदा किसको होगा? ऑब्वियसली टैक्स पेयर को और गरीब आदमी को ही होगा. तो इसका जो फ़ायदा होगा वो टैक्स पेयर को और इंडियन सिटीजन को ही होगा. जी. तो अगर इतने फ़ायदे हैं, हमारा पैसा भी बच रहा है, हमारी मैन पावर भी बच रही है, हमारी पॉलिसी अच्छी बन रही है, हमारी सरकार सुदृढ़ बन रही है, इंटरनेशनल लेवल पर डिसीजन लेने के लिए मजबूत सरकार बन रही है, तो हमारे पेट में दर्द क्यों है? एप्रीहेंशंस कहाँ हैं? एप्रीहेंशंस है ही नहीं. क्रिएट क्यों की जा रही है? एप्रीहेंशंस क्रिएट करना और लीगल एप्रीहेंशन होना, सोशल एप्रीहेंशन होना, या कोई ऐसे कोई एक्ट हो रहा है कि वो जो सोसाइटी के ख़िलाफ़ हो रहा है या कोई एक्ट के ख़िलाफ़ हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम सभी इसको मुहिम को एक बड़ी मुहिम क्यों नहीं बनाते? हम सरकार को जो कोई काम करना चाहती है, जो कानून बनाना चाहती है अच्छे के लिए, हम उनको फ्री हैंड क्यों नहीं देते? हम छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एप्रीहेंशंस को लेके, अनफाउंडेड एप्रीहेंशंस को लेके हम इसको डिले क्यों करना चाहते हैं? मेरे ख्याल है तो नहीं. जी.
मेरा तो इस पे यही जवाब है कि उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, और निजी स्वार्थ देश स्वार्थ के सामने तो मेरे ख्याल से खड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा तो गलत बात है जी। और कोई आपकी अप्रीहेंशन से तो आप भी बताएं। नहीं सर, जो कन्फ्यूजन्स लोगों के बीच में थे, तो मैंने कोशिश की है कि वो एक तरह से सिंप्लीफाई हो जाए। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अगर ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है एंड ये चीज़ हमें इतना बेनिफिट कर सकती है एज अ टैक्स पेयर, एज अ वोटर, एज अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया, तो व्हाट आर द चैलेंजेस अपार्ट फ्रॉम ये जो आपने बताया, इफ़ इट्स लाइक बेनिफिटिंग अस इन एवरी एस्पेक्ट, तो अभी हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस, एक नैरेटिव खड़ा कर दिया गया है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का। ओके, ठीक है। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो बीजेपी हमेशा के लिए पावर में आ जाएगी। आपको याद होगा अभी पीछे से एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर भारत के संविधान को हाथ में लेके घूमते था कि इसको खतरा है, इसको खतरा है, इसको खतरा है, अगर ये सरकार पावर में आई तो इसको बदल दिया जाएगा। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी देश के संविधान को बदल सकती? अगर नहीं बदल सकती, क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है जो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं? ये एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर दुनिया सोचे। अगर ये नैरेटिव खड़ा कर दिया गया है कि ये पक्के तौर पर परमानेंटली विदाउट डूइंग मच प्रोग्रेस वर्क, डेवलपमेंट वर्क, विदाउट फुलफिलिंग द नीड ऑफ द वोटर्स, परमानेंट पावर में रहेंगे, तो ये एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा वादा करना कि मैं तुम्हें चांद तोड़ के ला दूंगा, वो उस जैसा है ना। कुछ ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि हम कह देंगे जी अगर ये एक पर्टिकुलर एजेंडा लागू हो गया तो इसमें तो हमेशा ये ऐसे नहीं होता। ये एक पब्लिक हित का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है। अगर ये लागू होता है तो इससे सभी को फ़ायदा होगा। अगर इस मुद्दे को लोग इतना लाइक करते हैं कि उनको फिर से वोट करेंगे, तो आप कैसे रोक सकते हो? अगर मैं कहता हूँ कि मैं देश की सेवा करूँगा और उसके लिए आपको हीरो बना दिया जाता है, तो आप कैसे रोक सकते हो? एक देश सेवा करने वाला और एक देश में चोरी करने वाला, दोनों को बराबर कैसे तोला जा सकता है? एक देश की सेवा करने वाला और एक घर पर बैठ कर सोने वाला, दोनों को बराबर कैसे तोला जा सकता है? एक देश की सेवा करने वाला और दूसरे को पता ही नहीं सेवा कैसे होती है, कैसे तोला जा सकता है? आप आर्टिकल 370 को ब्रेक डाउन करो, ख़त्म कर दो, जो कि देश की बहुत पुरानी डिमांड है, और हमारे देश को, हमारे एक हिस्से को जो हमारे साथ नहीं था, उसको हमारे हिस्से को हमारे देश में मिलाया जाता है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो लोग उसको कैसे वोट करेंगे? और फिर आप कहेंगे लोग हमें वोट नहीं करते, 370 जो है ना तोड़ोगे तो लोग इनको परमानेंट वोट करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये कोई बात थोड़ा ही ना है। ये तो बच्चों वाली बातें, बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते, बच्चों की बातें भी फुल विद लॉजिक होती है। यहाँ तो फुल विद लॉ की बात चल रही है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, और ये जनहित में, कोई भी कानून जनहित में कैसे होता है? इस मुहिम के साथ जुड़कर समझा जा सकता है। सरकार इसको एब्रेप्टली लागू क्यों नहीं कर रही? सरकार चाहती है कि ये जो नैरेटिव है पहले इसको फॉल्सीफाइड किया जाए, लोगों के बीच में जाया जाए, उनको समझाया जाए कि ये कितना झूठा नैरेटिव है, ये कैसे देश हित के खिलाफ है। ये देश हित में नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित में भी नहीं है। ये जो लोग इस नैरेटिव को फैला रहे हैं लार्जली, ये उनके भी खिलाफ है। लेकिन समझ में आते आते देर लगेगी, लेकिन उससे पहले लोगों को समझना होगा। आज वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना सरकार में है, लेकिन ये मुद्दा पब्लिक में है। सरकार ने अपना काम कर दिया, वो उसका कानून बना सकते थे, उन्होंने बिल बना दिया, बिल बनाने के बाद तो पार्लियामेंट में पास ही करना, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं। इसको लोगों को समझाओ, पहले बिल बनाने से पहले, लागू करने से पहले लोगों को इस बीच में जाओ, उनको ये नैरेटिव तोड़ दो। ये जो झूठ के बेस पे खड़ा नैरेटिव है, इस झूठ को नीचे गिरा दो, ताकि इसके ऊपर जो खड़ी फाउंडेशन है वो नीचे गिर जाए। जी। तो इसमें कुछ है ही नहीं, कोई इसमें कोई विषय नहीं है डिस्कस करने का, एप्रीहेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सर अगर हम इस चीज़ को इफ़ वी कीप असाइड, इवन अगर लोग अग्री हो जाते हैं, तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट स्मूथली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अभी बहुत ही यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कुछ स्टेट्स के इलेक्शन किसी ईयर में होते हैं, कुछ के किसी ईयर में होते हैं। तो इवन इफ वी प्लान टू इम्प्लीमेंट दिस, तो हम हाउ डू वी ब्रिंग ऑल द स्टेट इलेक्शंस ऑन द सेम पेज? मैम, इसके लिए अभी कमेटी ने रिकमेंडेशन करी है कि 2029 तक इसको
लागू करेंगे। 2029 के बाद जो इलेक्शन होगा 2034 को, फुल्ली इसको 2034 में लागू किया जाएगा। 2029 को एक डेडलाइन दे दी जाएगी। 2029 के बाद जो भी इलेक्शन होंगे 2034 के बीच में, वो 2034 तक के लिए ही होंगे। रिमेनिंग अगर 2029 से 34 तक है इट्स ऑल राइट। अगर 2030 में होते हैं तो 4 साल के लिए होंगे। ओके। 2032 में होते हैं किसी के, वो 2 साल के लिए होंगे, ताकि 2034 में इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट किए जा सकते। सरकार इसको अभी भी कर सकती है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में नहीं है। सरकार चाहती है कि उनका झूठ उन्हीं के मुंह से निकले कि ये झूठ था, अब ये आगे नहीं चलेगा। 10 साल में इस नैरेटिव को गिरा दिया जाएगा। इसकी कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अमेंडमेंट सरकार के पास तो नंबर ऑफ MPs है, नंबर ऑफ जो है ना राज्यसभा के मेंबर है, वो बदल सकते हैं। सरकार में यही एक जो है ना संविधान में यही प्रोविज़न है। अगर कोई देश हित में कोई इसमें अमेंडमेंट करनी पड़े, संशोधन करना पड़े तो करिए, उसका एक प्रोसीजर, उसको फॉलो करिए। उसको फॉलो करने के लिए आज भी जो है ना नंबर्स हैं सरकार के पास। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अगर ये इतना अच्छा कानून है तो इसको धीरे धीरे लागू कर दिया जाएगा। लोग भी समझेंगे, लोग भी साथ में जुड़ेंगे, धीरे धीरे उनको भी समझ आएगी। जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, 2-4 अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ प्रोविज़न में अमेंडमेंट करनी है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, कुछ स्टेट्स में प्रोविज़न है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट के ऊपर वो इलेक्शन कराते हैं, लेकिन कुछ में है कोई स्टेट की वोटर लिस्ट के ऊपर कराते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक सेंट्रल लिस्ट बनेगी, लेकिन वो कैसे बनेगी? वो विद द एड ऑफ द स्टेट कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है उससे बनेगी, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। फिर ये जो हमने रिमेनिंग इलेक्शन कराने हैं, रिमेनिंग टर्म के लिए इलेक्शन कराने, उसके लिए अमेंडमेंट की, क्योंकि एज इट इज़ तो कोई प्रोविज़न ऐसी है नहीं, तो उसके लिए अमेंड करना पड़ेगा, एक संशोधन करना पड़ेगा, ताकि 2034 के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हो वो पूरे 5 साल के हों। ओके। लोगों की एक ये भी एप्रीहेंशंस है कि जी अगर सरकार बीच में गिर जाती है तो फिर क्या होगा। मैं अगला सवाल यही पूछने नहीं, मैं आपको इसका पहले जवाब दे देता हूँ। उसके लिए भी रिकमेंडेशंस कमेटी ने करी है कि अगर 5 साल से पहले सरकार गिर जाती है तो रिमेनिंग टर्म के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। हमारे पास एक वोटर लिस्ट होगी, फ्रेश तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें एक बार इलेक्शन कराने पड़ गए रिमेनिंग टर्म के लिए तो ये कितनी बड़ी बात है। और जब लोगों को पता लग जाएगा कि ये तो 5 साल के लिए सरकार बनानी, तो लोग बड़ी वाइजली ऐसी सरकार चुनेंगे जो बार बार ना टूटे, जो आया राम गया राम की सरकार ना हो। उन लोगों को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा जो किसी कास्ट को कहते हैं कि आपको सिर पे चढ़ा दिया जाएगा, किसी को कहता है आपको उतार दिया जाएगा। वोट बैंक को प्लीज़ नहीं किया जाएगा जी। ऐसे किसी लोगों को इस व्यवस्था के अंदर मिनिमम स्थान मिलेगा। तो इसलिए उन चीज़ों की कोई व्यवस्था रह ही नहीं, और यही इनका डर है, यही इनकी एप्रीहेंशंस है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लीगल मैंने आपको बता दिया कैसे लागू होना, क्या कमेटी की रिकमेंडेशंस। कमेटी की रिकमेंडेशन लोगों पे बाइंडिंग तब तक नहीं होती जब तक वो संविधान के बनाए हुए प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती। पार्लियामेंट, राज्यसभा, कमेटीज, दिस एंड दैट डिस्कशन, सभी की बातें, सभी को वहाँ मौका मिलेगा। तो ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं ये कौन है? ये पब्लिक है, हमने भेजा है इनको, ये हमारी आवाज़ है वहाँ। अगर ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं ये लागू होना चाहिए तो इसका मतलब ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर हमारी आवाज़ किसी मुद्दे को कहती है कि ये हमारे हक में है तो उसको क्यों लागू नहीं होना चाहिए। और जब कानून बनाने का एक प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ कहते हैं, अगर उसको फॉलो करने के बाद कोई देश में कानून बनता है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए जी। यही तो एक प्रोसेस है हमारा साथ रहने का, यही तो एक तरीका है, यही तो संविधान है, यही तो रूल बुक है, और कौन सा है। अगर अपने घर के अंदर किसी को ये दिखाई दिया तो छत गिर जाएगी तो उसका क्या किया जा सकता है? छत तो गिर नहीं रही है जब तक छत को गिराया ना जाए, बस इतनी सी बात है जी। तो अभी तक जो आपने समझाया, जो कि एक मिसकंसेप्शन कह लीजिए है लोगों के नो, बीच में। मिसकंसेप्शन नहीं, लोगों का ग्रीड है, ग्रीड है लोगों का, कुछ लोगों का ग्रीड है। ओके। मिसकंसेप्शन नहीं है, एक नैरेटिव खड़ा किया गया, वो धीरे धीरे लोगों का दूर हो जाएगा जब लोग डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जब लोग इसके फ़ायदे देखेंगे। आप देखो ना, मैंने पहले भी बताया था, मैं रिपीट करता हूँ, 1.5 GDP में ग्रोथ होगी। हम वर्ल्ड की 4 बेस्ट फाइनेंशियल पावर हैं, और अगर एकदम जंप मिलता है तो हम 3 में आएंगे। तो हम नंबर 1 पे क्यों नहीं जा सकते? हम उसी की तरफ तो कार्य कर रहे हैं।
तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो कि जैसे लोगों का ये मानना है, या जो भी आप ग्रेड कह लीजिए, कि अगर बीच में फॉर एग्जांपल वी हैव इलेक्टेड एनी गवर्नमेंट फॉर 5 इयर्स, तो बीच में फॉर सम रीजंस अगर वो सरकार गिरती है, विच इज़ वेरी रेयर, ऐसा नहीं होगा कि वो हर स्टेट में ही 5 गिर साल से सकती, कोई भी गिर सकती, गिराई नहीं जाएगी। हाँ, तो अगर जो ऐसा ये गिराने की प्रथा थी ना वो खत्म हो जाएगी, वो अब नहीं है। गिराने की प्रथा पहले बहुत थी। अगर कोई एक मिनिस्टर भी खुश नहीं हुआ ना किसी स्टेट में सेंटर का, और दूसरी सरकार है, वो अगले दिन गिरा दी जाती थी। उसके लिए स्कोप नहीं बचेगी। सरकार ऑटोमेटिकली खुद नहीं गिरती जब तक सेंटर की इंटरफेरेंस से उसको गिराया नहीं जाता। ये बहुत कम चांस होते हैं। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, कि अगर ऐसा होता भी है, सो इट्स नॉट दैट कि इमीडिएटली वो स्टेट का जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर चला नो नो जाएगा। नो नो नो, रिमेनिंग टर्म के लिए इलेक्शन कराए जाएंगे। रिमेनिंग टर्म के लिए इलेक्शन कराए जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर वो इलेक्शन का बहुत कम समय बचा है तो उसके लिए प्रावधान है। 6 महीने के लिए तो कोई इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। उसके लिए अगर गवर्नर रूल लगाना पड़ता है तो वो अभी भी लगता है। हाँ, कोई नई व्यवस्था है नहीं। ठीक है। चुनाव को संगठित करना ही साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोसेस है। नई व्यवस्था कुछ नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि चुनाव पहले होते नहीं थे देश में। अब भी चुनाव होएंगे तो बीजेपी लगातार चलेगी या कांग्रेस लगातार चलेगी, या कोई भी सरकारी कोई भी ऐसी नेशनल पार्टी या कोई लोकल पार्टी जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो ऐसे सरकार में ऐसे नहीं है। पहले भी यही व्यवस्था थी, आगे भी यही रहेगी। बस इसको इकट्ठा करना है। वो इसलिए करना है कि वो जनहित में है, वो देश हित में है। वो बार बार उन्हीं, आप साल में 5 साल में 3 साल चुनाव लड़ते रहे, तो ये अनजस्टिफाइड सी बात है। नहीं, हम 5 साल में एक चुनाव क्यों ना करें। इसका एक और बड़ा अच्छा फ़ायदा है, मेरे याद आ गया। 5 साल में एक चुनाव होंगे, कल को सरकार इसको कंपलसरी भी कर सकती है वोट डालने के लिए, कि भाई एक ही बार वोट डालने जाना है, तुमने अपनी सरकार चुने, गो एंड कास्ट द वोट। तो क्या वो इनको टेलीफोन करके कहे कि नहीं हमें वोट कास्ट करो? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसको हम एक कर्ज बजाने की बजाय उत्सव क्यों नहीं बनाते? खुशी खुशी से जा सकते। अगर 5 साल में एक बार जाना पड़े तो खुशी खुशी से जा सकते हैं। अभी तो कर्ज है, अभी तो कोई, मैंने क्या करना है यार, हर साल इलेक्शन ही होती और मैंने किसी से लेना क्या है सरकार से। उसके बाद एक अवेयरनेस आएगी कि 5 साल में एक बार होते हैं, सरकारी छुट्टी हो सकती है उस दिन, कि भाई जाइए वोट डाल कर आइए। तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? दैट्स इट, इतनी सी बात है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने Thank you very बहुत much सारे डाउट्स क्लियर करे और बिल्कुल इजी वे में समझ आ सकता है लोगों को जो भी इस चीज़ में थोड़ा इसका ना भी उनको- एक्चुअली मैं आपको लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यू आर द बेसिकली माउथ पीस ऑफ द सोसाइटी, सोशल मीडिया। आप लोगों को एजुकेट करिए। जी, आपकी ड्यूटी बनती है कि गो टू द पीपल हु डोंट नो अबाउट दिस। एक नैरेटिव है कुछ लोगों तक फैला हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी में, जिनको पता ही नहीं। आई वॉज कमिंग बैक टू दिस थिंग ओनली, कि जैसे आप इस चीज़ में काम कर रहे हो इतने टाइम से और आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, तो आपको अभी तक क्या लगता है कि कितने लोगों को अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में? लाइक मैक्सिमम लोगों को तो शायद पता ही नहीं होगा। पीपल आर वेटिंग। मैंने अभी तक आज की डेट में ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है ना, जो डिस्कशन है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है। जी, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुद्दे में बीजेपी के एजेंडे में है। जी, वो चाहते हैं लग जाए, और बीजेपी अकेली सेंटर में तो है नहीं, उसमें और पार्टीज़ भी हैं। जी, ठीक है ना। तो मैं ये 2-3 महीने से ग्राउंड लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। एप्रीहेंशंस तो है लोगों के दिमाग में जो मैंने दूर करी है, और वो वेल फाउंडेड नहीं है। ओके, एक नैरेटिव है कुछ लोगों के दिमाग में, जिसको एप्रीहेंशंस का नाम दे दिया गया है। लेकिन वो जब पूरी बात सुनते हैं वो कहते हैं कि नहीं, दिस कैन नॉट बी अपोज्ड। मैं अभी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन सेक्टर 50 में एक प्रोग्राम हुआ। दे हैव द सीनियर सिटीजन्स, दे हैव एंजॉयड देयर लाइफ, दे डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, बट दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा बढ़िया काम है, कहते लागू क्यों नहीं करते? जी, एंड दे पास द रेजोल्यूशन। दे रिक्वेस्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कि जी जिन्नी देर साड़ी आँख खुली हुई, जिन्ना देर साढ़े को समा बचा हुआ, साढ़े सामने लागू कर दो। इन्ना क्रेज़ है लोगों च इसके फेवर च, खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। असी कलोनिया च गए हैं, असी वकीलों को मिले हैं, असी सीएज को मिले हैं। एक साढ़े सीनियर एडवोकेट साहब है, मैं नाम इतने नहीं लवांगा, जी, उन्होंने कहा शर्मा जी मेरी पॉलिटिकल मजबूरी है, मैं स्टेज पर आके एडमिट नहीं कर सकता, बट आई लाइक दिस मिशन। जी,
प्लीज़ गो एंड टेल द पीपल एंड नेम मी। मैं इतने तो नेम भी नहीं ले रहा, उन्होंने कहा नेम मी कि मैं इन्हू लाइक करदा बट मैं बोलूँगा नहीं। साढ़े रिटायर्ड होनेबल जजेस हैं वो आ रहे हैं, कहते क्यों नहीं करेंगे, नाउ वी आर रिटायर्ड एंड दिस इज़ ए गुड जॉब, दिस इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे हैं। मैं DGP साहब साढ़े फॉर्मर है मिस्टर विर्क, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ जी, तो उन्होंने तो पंजाब ਨੂੰ नंगी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ देखा। टैररिज्म के टाइम वो अमृतसर SSP ਸੀਗੇ जी। उन्होंने कहा वो साढ़े प्रोग्राम च आए, उन्होंने कहा ये अगर ये अज नहीं होगा तो फिर कदों होएगा। फॉर्मर DGP है मिस्टर मल्ली साहब, कहते असी तो जी दुर्गति देखी पुलिस फोर्स की, आज इधर जाओ कल उधर जाओ फिर बाई इलैक्शन च जाओ, कहते ये तो सारा कुछ ठीक हो जाऊगा। असी एजुकेशनिस्ट ਨੂੰ मिले हैं, ਅਸੀਂ बाकी लोगों ਨੂੰ मिल रहे हैं। आज तक नॉट इवन ए सिंगल परसन हैज़ अपोज दिस। एप्रीहेंशनस हैं लोगों ਨੂੰ, एवरीबडी मे बी एजुकेटेड पर सारे हर बंदा हर सब्जैक्ट ਨੂੰ पढ़ ले जरूरी नहीं। फिर ऐसे गैप 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी बनती है, साडी ड्यूटी बनती है टू गो देयर टू टेल दैम वट इज़ रोंग एंड वट इज़ राइट एंड टू कट डाउन दिस नैरेटिव। बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक उन्होंने ख़त्म कर दो जाके। अगर सच्ची है तो गल करो, अगर नहीं है झूठ क्यों कर रहे हो, तो क्यों साढ़े आने वाली जनरेशन का सत्यानाश कर रहे हो जी, इन्नी सी गल है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरह से इसको डीप लेवल पे और जितनी ही इजी वे में इसको समझाया है, इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन जो भी इसको देखेंगे। एंड आई थिंक कि जो भी उनकी मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो गई होंगी, वो अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। एंड आपने इसको नॉट ओनली फ्रॉम द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपने इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी क्लैरिटीज़ के साथ इसको क्लैरिफाई किया है। सो रियली थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। ओके सर, इन द एंड जैसे आपका लॉ में इतना लंबा करियर है रह चुका है, तो और आप बहुत सारे लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाके मिलते भी हो, तो आज के युवा के लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे एंड में इन जनरल? युवा आजकल का जो युवा है ना बड़ा एजुकेटेड है, उसको किसी की अलग से एडवाइस की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। आज के युवा को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सिस्टम में यकीन करना शुरू करें। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें बिलीव करें और एक डिसिप्लिन्ड तरीके से मेहनत करें, आगे बढ़े और थोड़ा थोड़ा देश के लिए समय ज़रूर निकालें सेवा के लिए। आजकल का युवा मोबाइल तक जो है ना सीमित होकर रह गया है। बहुत कम युवा हैं जो सोशल सर्विस के लिए आगे आ रहे हैं। ये बड़े चिंता का विषय है और मैं उनसे कोशिश यही करूँगा कि आप सोशल सर्विस के लिए समय दें और अपना जो, जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट करी है, सोशल लीगल पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें यकीन करें और इसको बेस्ट समझें, डोंट क्रिटिसाइज इट। ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।